हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव एजुकेशन 247 पर। तो देखिएगा, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग। कौन सा टॉपिक? राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में जानने से पहले आपको दो चार बातें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी पता होनी चाहिए। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग की अगर बात की जाए तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सबसे पहले जब बात की गई तो वो की गई थी 1919 के एक्ट में, यानी कि 1919 के एक्ट में, जो जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आया था उसमें 1 अक्टूबर, उसके तहत 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग, या उसका नाम जिसको पहले जाना जाता वो था केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से की गई थी। बाद में 1935 का एक्ट आया, तब उसी के आधार पर प्रांतों में भी राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान उसमें किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर जो हमारा संविधान बना था, जिसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, उसमें 1919 तथा 1935 के एक्ट के ज़्यादातर नियम रखे गए थे। इसी प्रकार हमारे संविधान में भी राज्य लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया। तो देखिए कि राजस्थान की अगर बात करें हम, तो राजस्थान में 1939 में जोधपुर, 1940 में जयपुर, तथा 1946 में बीकानेर, इन तीनों जिलों ने संविधान लागू होने से पहले ही अपनी अपनी रियासतों में लोक सेवा आयोग का निर्माण कर रखा था। जोधपुर ने 1939 में, जयपुर ने 1940 में तथा बीकानेर ने 1946 में। इन तीनों ने संविधान लागू होने से पहले ही अपनी रियासतों में लोक सेवा आयोग का गठन कर रखा था। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ और राज्य लोक सेवा आयोग को संवैधानिक रूप से मान्यता मिली, तब हमारे यहाँ उससे भी पहले डेट आपको याद रखनी है, 16 अगस्त 1949। तो इसको एक आदेश जारी किया गया था राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में। इसके तहत एक समान व्यवस्था जारी रखते हुए 20 अगस्त 1949 को, कब? 20 अगस्त 1949 को जो जोधपुर लोक सेवा आयोग था और बीकानेर लोक सेवा आयोग था, इनको समाप्त कर दिया गया, तथा जो जयपुर लोक सेवा आयोग था इसका नाम बदलकर 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग कर दिया गया। तो अगर पूछे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 को की गई। तो इसके बारे में आगे चलिए और आगे बात करते हैं। देखिए, हमारे संविधान के भाग 14 में, कौन से भाग में? 14 में, हमारे संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। हमारे संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किए गए। अब यहां से आगे देखिएगा कि जो सबसे पहले तो अनुच्छेद 315, इसी अनुच्छेदों में 315 से लेकर 323 तक ही राज्य लोक सेवा आयोग
तथा संघ लोक सेवा आयोग दोनों के बारे में संयुक्त रूप से प्रावधान किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग के लिए अलग अनुच्छेद हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए अलग अनुच्छेद हैं। इन दोनों के लिए संयुक्त रूप से जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य किए गए हैं, जो कि हमारे संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 315 कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 कहता है संघ लोक सेवा आयोग का गठन। इसके बाद आता है, इसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात कही गई है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 315(1). अनुच्छेद जो 315(1) में कहा गया है वो कहा गया है राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्योंकि संविधान में किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं रखा गया, उसमें केवल राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात कही गई है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 315(2). अब देखिए कि हमारे संविधान में जो संवैधानिक व्यवस्था की गई है वो केवल संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में ही की गई है। लेकिन एक वैधानिक व्यवस्था है जो कि हमारे संसद के द्वारा निर्माण किया गया है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा आग्रह किया जाए तो संसद उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी निर्माण कर सकती है। देखिए कि अनुच्छेद 315(2) में जो किया गया है, रखा गया, उसको रखा गया है संयुक्त लोक सेवा आयोग। अर्थात अगर 2 राज्यों के विधानमंडलों द्वारा यह संसद से आग्रह किया जाए कि उनके लिए 2 संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए तो संसद ऐसा कर सकती है। तो इसमें क्या रखा गया है, दो या 2 से अधिक राज्यों के लिए ऐसा किया जा सकता है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए जो आप नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं या फिर आप इसका फोटो भी ले सकते हैं। इसके बाद जो अनुच्छेद आता है वो है अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 में जिसकी बात की गई है सबसे पहले वो आती है नियुक्ति। तो देखिए जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है तथा इसमें कितने सदस्य होंगे इसकी संख्या का निर्धारण हमारे संविधान में नहीं है। इसको राज्यपाल के विवेक पर छोड़ा गया है, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल अपने विवेक से करता है। इसके बाद आता है कार्यकाल। देखिए इसके सदस्यों का या अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो होता है 62 वर्ष की आयु या 6 वर्ष। इनमें से जो भी उसका पहले हो रहा हो वो उसका कार्यकाल होता है। तो कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 62 वर्ष की आयु या फिर 6 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। अब बात करते हैं योग्यता के बारे में। जो इसके सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष बन पाए। तो
तो देखिए, योग्यता का निर्धारण हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य आरपीएससी में, जो कि राजस्थान लोकसेवा आयोग या किसी भी राज्य लोकसेवा आयोग में होंगे, उसके आधे सदस्यों को 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है। यानी कि योग्यता के बारे में स्पष्ट योग्यता का निर्धारण हमारे संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन इसके आधे सदस्यों को 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है। इसी आर्टिकल के तहत राज्यपाल कार्यवाहक अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है। अब कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कब की जाती है? मान के चलो जो अध्यक्ष हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के, वो अपने किसी कार्य अक्षमता या किसी और कारण से आरपीएससी में नहीं आ रहे हैं या अपना कार्य किसी और वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी राज्यपाल कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जो उनके सदस्यों में से ही की जाती है। तो इस बात को आप वैसे ही लिख लेंगे, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति। तो चलते हैं आगे। तो एक और बात इसके अंदर जो आती है वो होती है त्याग पत्र। तो आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य जो त्याग पत्र देते हैं वो देते हैं राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। चलते हैं अब यहां से आगे। अनुच्छेद 317, इसमें जो बात की गई है वो कही गई है पदमुक्ति के बारे में। अर्थात किसी भी सदस्य अध्यक्ष को पदमुक्ति पद से हटाना है तो उसके बारे में कहा गया है। तो अगर पदमुक्ति की जाती है तो पहली बात तो वो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल के द्वारा नहीं। केवल और केवल राष्ट्रपति ही उसको पदमुक्त कर सकता है, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष या सदस्यों को। अभी किस आधार पर कर सकता है? एक तो ये कर सकता है अगर किसी भी सदस्य को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या फिर वो अपनी पदावधि के दौरान कर्तव्यों से बाहर जाकर सवेतन नियोजन में लगा हो। सवेतन नियोजन का मतलब होता है वेतन सहित कोई और नौकरी भी अपनी पदावधि के दौरान कर रहा हो जो कि उसके कर्तव्यों के अंदर नहीं है। तो इस आधार पर राष्ट्रपति इनको सीधे पदमुक्त कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इसको कदाचार के आधार पर भी हटा सकता है। कदाचार के आधार पर जब राष्ट्रपति इसको हटाएगा तो पहले कदाचार के आरोपों की जांच कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और अगर उच्चतम न्यायालय इसको दोषी ठहरा देता है किसी भी सदस्य को, तो राष्ट्रपति द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है? पदमुक्त कर दिया जाता है। यानी कि पदमुक्ति के बारे में आपको 3-4 बातें जो आपको सीधे सीधे याद रखनी है। पहली बात तो पदमुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा नहीं। लेकिन राष्ट्रपति किन किन परिस्थितियों में किसी भी सदस्य अध्यक्ष को पदमुक्त कर सकता है? एक तो उसको दिवालिया हो, कोई भी सदस्य अध्यक्ष उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या फिर वह पदावधि के दौरान अपने कर्तव्यों से बाहर जाकर के सवेतन नियोजन में लगा हो,
या फिर वो राष्ट्रपति कदाचार के आरोपों के आधार पर भी उसको पदमुक्त कर सकता है, लेकिन कदाचार के आरोपों की जांच सबसे पहले उच्चतम न्यायालय से करवाई जाती है, जिसके बाद अगर उच्चतम न्यायालय उनको दोषी ठहरा देता है तो राष्ट्रपति उसको पदमुक्त कर सकता है। और उच्चतम न्यायालय द्वारा जब कदाचार के आरोपों की जांच की जाती है तो इस अवधि के दौरान राज्यपाल जो होता है जांच के दौरान उनको क्या कर सकता है, निलंबित। अर्थात कदाचार के आरोपों की जांच जब उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जा रही हो तो उस अवधि में राज्यपाल इनको निलंबित भी कर सकता है। अब आता है अनुच्छेद 300। तो सबसे पहले तो अनुच्छेद 318 में सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया है कि अध्यक्ष व सदस्यों की क्या सेवा शर्तें होंगी। तो उनमें इसमें एक तो सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया है। क्या किया गया है, इसमें सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया है तथा इसी में सदस्यों की संख्या के बारे में बात कही गई है। तो मूल रूप से जो आरपीएससी थी, क्योंकि संविधान में तो सदस्यों की संख्या के निर्धारण के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है, इसको राज्यपाल संबंधित राज्य के राज्यपाल की विवेक पर छोड़ा गया है। लेकिन हमारे आरपीएससी में मूल रूप से शुरुआत में एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन अगर प्रेजेंट की बात की जाए आरपीएससी में वर्तमान में एक अध्यक्ष तथा 7 सदस्यों के पद स्वीकृत हैं। एक अध्यक्ष और 7 सदस्यों के पद हमारे इसमें स्वीकृत हैं। सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया है। आरपीएससी में शुरुआत में एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष तथा 7 सदस्यों के पद स्वीकृत हैं। अगर बात की जाए हमारे आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे एस.सी. घोष या शरद कुमार घोष। तथा संविधान लागू होने के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये 3, 4, 5 फैक्ट हैं, ये आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए। एस.सी. त्रिपाठी। तो देखिए आरपीएससी के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे एस.सी. घोष, शरद कुमार घोष, और संविधान लागू होने के बाद जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे एस.सी. त्रिपाठी। इसी प्रकार 2-3 फैक्ट और हैं, पहले आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर ले, मैं साइड में हट जाता हूं, फिर आप आगे बढ़ते हैं। देखिए आरपीएससी के अध्यक्ष में जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, सर्वाधिक कार्यकाल, जिसका आरपीएससी अध्यक्ष, तो इसमें जो नाम आता है वो है देवी शंकर तिवारी। इनका कार्यकाल लगभग 7 वर्ष का था और ये 1951 से 58 तक था। यानी कि आरपीएससी के अध्यक्ष में सर्वाधिक कार्यकाल जो रहा है वो रहा है देवी शंकर तिवारी का, लगभग 7 वर्ष और 1951 से 1958 तक। लेकिन सब न्यूनतम जिसका कार्यकाल रहा है वो कौन है, पीएस यादव। इनका कार्यकाल लगभग 35 दिन का सबसे कम रहा है। तथा अब आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये भी बात आपको, एक वैसे करंट का क्वेश्चन है लेकिन ये भी आपको पता होनी चाहिए।
संजय कुमार सूद थे, ये वर्तमान अध्यक्ष है आरपीएससी। तो चलते हैं आगे, आप इसको नोट कर लें। अब आता है अनुच्छेद 319। तो देखिए, जब आरपीएससी के सदस्य या जो अध्यक्ष होते हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य अपने कार्यकाल के बाद भारत सरकार या फिर राज्य सरकार कोई भी हो, के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते। यानी आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य अपने कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। और एक और बात जो इसमें कही गई है वो है कि आरपीएससी का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद अन्य एसपीएससी का अध्यक्ष, यानी कि एक एसपीएससी का जो कोई भी एसपीएससी का जो अध्यक्ष हो, वो अन्य एसपीएससी का अध्यक्ष प्लस यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। तो आरपीएससी का, हम आरपीएससी पढ़ रहे हैं लेकिन इसलिए बार बार आरपीएससी की बात कर रहे हैं, ये सभी एसपीएससी के लिए बातें कॉमन बातें, बस जिस एसपीएससी की बात की जाती है, जैसे हम राजस्थान के संदर्भ पढ़ रहे हैं तो बार बार आरपीएससी की बात कर रहे हैं। तो आरपीएससी का अध्यक्ष अन्य एसपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है तथा यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है अपने कार्यकाल के बाद। लेकिन अगर आरपीएससी का कोई सदस्य है तो वो उसी आरपीएस, इसको ऊपर लिखते हैं, ऊपर से मैं हटा रहा हूं, आप देखिए। देखिए, जो एसपीएससी का सदस्य जो होता है तो जिस एसपीएससी में उसी का अध्यक्ष, जैसे हम आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी का अध्यक्ष प्लस अन्य एसपीएससी का अध्यक्ष प्लस यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। कब? अपने कार्यकाल के बाद। यानी कि एसपीएससी का अध्यक्ष सदस्य आरपीएससी का उसी एसपीएससी में अध्यक्ष या अन्य एसपीएससी में अध्यक्ष या यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 320। इसमें आरपीएससी के कार्यों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, आरपीएससी क्या क्या कार्य करती है। एक है भर्ती संबंधी कार्य, भर्ती संबंधी नियम निर्धारण के संदर्भ में सरकार को सुझाव देना, एक होते हैं परीक्षा संबंधी कार्य, एक आचरण या पदोन्नति संबंधित कार्य। तो आरपीएससी के जो कार्य होते हैं उसमें भर्ती संबंधी नियम निर्धारण के संबंध में सरकार को सुझाव दे सकती है,
परीक्षा संबंधी कार्य भी आरपीएससी के होते हैं, तथा आचरण या किसी की पदोन्नति भी में भी आरपीएससी सरकार को सुझाव दे सकती है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 321। इसमें जो कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल इसके तहत राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करना। आर्टिकल 321 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करती है कौन? आरपीएससी। इसके बाद आता है अनुच्छेद 322। जो आरपीएससी का व्यय या इसके सदस्यों का वेतन, ये जो कार्य होते हैं राज्य विधानमंडल की संचित निधि को उस पर भारित होते हैं। अनुच्छेद 322 में आरपीएससी का व्यय वेतन ये संबंधित जो कार्य हैं वो राज्य विधानमंडल की संचित निधि को उस पर भारित होते हैं। अब आता है अनुच्छेद 323। इसके तहत जो होता है, इसके तहत क्या होता है, जो आरपीएससी जो होती है अपना प्रतिवेदन बोले तो वार्षिक प्रगति रिपोर्ट किसको सौंपती है? राज्यपाल को। तथा राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। अनुच्छेद 323 के तहत आरपीएससी अपना प्रतिवेदन या वार्षिक प्रगति रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपती है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। तथा जो आरपीएससी का जो प्रतिवेदन होता है, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट होती है, इसे आरपीएससी के प्रतिवेदन को शोध संभाग द्वारा तैयार किया जाता है। आप सभी को पता है कि आरपीएससी में 6 संभाग होते हैं। एक होता है शोध संभाग, एक होता है लेखा संभाग, एक होता है भर्ती संभाग, एक होता है प्रशासनिक संभाग, एक होता है विधि संभाग, तथा ये 6 संभाग टोटल आरपीएससी में होते हैं। उनमें से जो शोध संभाग होता है वो आरपीएससी के प्रतिवेदन को तैयार करता है तथा इस आरपीएससी इस प्रतिवेदन को राज्यपाल को सौंपती है और राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो आरपीएससी के बारे में जो नॉलेज थी वो आपके साथ साझा कर ली गई है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे चैनल इम्प्रूव एजुकेशन 247 के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर करें। धन्यवाद।